अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया। लास्ट 2 लेक्चर में हमने जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के बाकी 2 मेथड्स को डिस्कस किया था, कॉन्जुगेशन और ट्रांसक्रिप्शन। आज के लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, फिर इसके बाद हम डिस्कवरी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद फिर हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। इसमें हम 2 फॉर्म्स की कम्पिटेंसी को डिस्कस करेंगे, नेचुरल कम्पिटेंसी और आर्टिफिशियल कम्पिटेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए के थ्रू ट्रांसफर होता है। नेकेड डीएनए क्या होता है ये हम डायग्राम से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक बैक्टीरिया है और ये बैक्टीरिया का डीएनए है। डीएनए मतलब के क्रोमोसोम। अब ये बैक्टीरिया डेड है। जब बैक्टीरिया की डेथ होती है तो वो रप्चर होने लगता है, और जब बैक्टीरिया रप्चर होता है तो उसका क्रोमोसोम इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाता है। तो जब बैक्टीरिया का क्रोमोसोम फ्री इन्वायरमेंट में लीक आउट होता है तो उसे हम कहते हैं फ्री डीएनए, और इस तरह के फ्री डीएनए को हम कहते हैं नेकेड डीएनए। अब ये हमारे पास दूसरा बैक्टीरिया है और ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है। अब जब ये नेकेड डीएनए डायरेक्टली इस बैक्टीरिया में एंटर होता है बगैर किसी एजेंट के और इस डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में बैक्टीरिया नेकेड डीएनए को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके हम डेफिनेशन देखते हैं। द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन विच बैक्टीरिया एब्जॉर्ब्स नेकेड डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस में जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, नेकेड डीएनए के थ्रू। तो ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। अब हम इसकी डिस्कवरी देखते हैं। तो सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट एक ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ ने परफॉर्म किया था। इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे परफॉर्म किया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 फॉर्म्स होती हैं, नॉर्मल फॉर्म और म्यूटेंट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म को एस फॉर्म या फिर स्मूथ फॉर्म भी कहा जाता है, और म्यूटेंट फॉर्म को आर फॉर्म या फिर रफ फॉर्म भी कहा जाता है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि नॉर्मल फॉर्म के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में कैप्सूल प्रेजेंट होता है और म्यूटेंट फॉर्म में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता। अब नॉर्मल फॉर्म में कैप्सूल प्रेजेंट होने की वजह से इसकी अपीयरेंस बहुत स्मूथ होती है, जिस वजह से इसे स्मूथ फॉर्म या फिर एस फॉर्म कहा जाता है, और म्यूटेंट फॉर्म में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है, इसलिए इसे रफ फॉर्म या फिर आर फॉर्म कहा जाता है। इसके अलावा नॉर्मल फॉर्म के बैक्टीरिया वेरुलेंट होते हैं। वेरुलेंट मतलब कि डेंजरस, हार्मफुल। ये डिजीज़ कॉज करते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। और जो म्यूटेंट फॉर्म के बैक्टीरिया होते हैं वो नॉन वेरुलेंट होते हैं। ये हार्मफुल नहीं होते और ना ही कोई डिजीज़ कॉज करते हैं। अब नॉर्मल फॉर्म के बैक्टीरिया विरुलेंट क्यों होते हैं, क्योंकि इनमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है। कैप्सूल के प्रेजेंट होने की वजह से ये हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। और जो म्यूटेंट फॉर्म के बैक्टीरिया हैं इनमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से ये नॉन विरुलेंट होते हैं। ये हार्मलेस होते हैं, इससे कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं होती। तो ये हमने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के 2 फॉर्म्स को डिस्कस किया है, नॉर्मल फॉर्म और म्यूटेंट फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ये विरुलेंट होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। और म्यूटेंट फॉर्म में कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता, ये नॉन विरुलेंट होते हैं, डिजीज़ कॉज नहीं करते जिसकी वजह से डेथ नहीं होती। अब हम एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करते हैं जो फ्रेडरिक ग्रिफ ने परफॉर्म किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ ने इन दोनों बैक्टीरिया का कल्चर मीडिया रेडी किया। ये दोनों बैक्टीरिया जो अभी हमने डिस्कस किया है, स्मूथ फॉर्म और रफ फॉर्म, इनका सेपरेट सेपरेट कल्चर मीडिया रेडी किया, इनमें कुछ स्पेसिफिक मीडिया ऐड किया और उस मीडिया को इंजेक्शन में ऐड कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने 4 माइस लिए। अब इस प्रोसेस को पहले हम डायग्राम से देखते हैं, फिर उसके बाद हम थ्योरी को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफ ने लिविंग एस सेल का इंजेक्शन माइस में इंजेक्ट किया, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। अब ये क्यों हुआ है, ये अभी हमने डिस्कस किया था कि जो एस फॉर्म होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का, वो विरुलेंट होता है क्योंकि उसमें कैप्सूल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से वो होस्ट में इन्फेक्शन कॉज करता है, जिससे होस्ट की डेथ हो जाती है, जैसे यहाँ पे माउस की डेथ हो गई। फिर इसके बाद फ्रेडरिक ग्रिफ ने लिविंग आर सेल का इंजेक्शन माइस में इंजेक्ट किया, इससे माइस में इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ और माइस हेल्दी रहा। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि आर फॉर्म का जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है वो नॉन विरुलेंट होता है, इसमें कैप्सूल प्रेजेंट नहीं होता।
जिसकी वजह से होस्ट का इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट करके ख़त्म कर देता है, जिससे वह इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाता। इसी वजह से सेकंड माइस हेल्दी रहा है और उसकी डेथ नहीं हुई। फिर इसके बाद फ्रेडी ग्रिफ ने फिनोमिना को मॉडिफाई किया। उन्होंने एस सेल्स लिए, उसे टेस्ट ट्यूब में डाल के हीट किल कर दिया। फिर उसे उन्होंने इंजेक्शन में ऐड किया और माइस को इंजेक्ट कर दिया। इससे माइस हेल्दी रहा। क्योंकि जो फ्रेडी ग्रिफ ने एस सेल को हीट दी तो उससे क्या हुआ, बैक्टीरिया की डेथ हो गई, विरुलेंसी ख़त्म हो गई। तो ऑब्वियसली जब उन्होंने वो इंजेक्शन माउस में इंजेक्ट किया तो उससे माउस में कोई भी इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ और माउस हेल्दी रहा। तो इस स्टेप में फ्रेडी ग्रिफ ने हीट किल एस सेल्स को माउस में इंजेक्ट किया। अब क्योंकि बैक्टीरिया किल हो चुके थे, विरुलेंसी ख़त्म हो चुकी थी, जिसकी वजह से माउस में इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ और माउस हेल्दी रहा। फिर इसके बाद फ्रेडी ग्रिफ ने इस एक्सपेरिमेंट को और मॉडिफाई किया और उन्होंने हीट किल एस सेल और लिविंग आर सेल्स का मिक्सचर लिया। क्योंकि इन दोनों फॉर्म्स की वजह से माइस की डेथ नहीं हुई थी। आर सेल्स तो वैसे ही नॉन विरुलेंट होते हैं और हीट किल एस सेल्स में बैक्टीरिया की डेथ हो जाने की वजह से उसकी विरुलेंसी ख़त्म हो गई थी, जिसकी वजह से वो नॉन विरुलेंट हो गए थे। तो इसमें फ्रेडी ग्रिफ ने इन दोनों फॉर्म्स का मिक्सचर लिया, उसे इंजेक्शन में ऐड किया और माउस को इंजेक्ट कर दिया। अब इससे माउस की डेथ हो गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि दोनों स्ट्रेन्स हार्मलेस थी, लिविंग आर सेल्स भी और हीट किल एस सेल्स भी। इन्हें जब पहले माउस में इंजेक्ट किया गया तो तब माउस की डेथ नहीं हुई थी, लेकिन अब जब इन दोनों को कंबाइन किया गया, इनका मिक्सचर माउस में इंजेक्ट किया, तो इससे माउस की डेथ क्यों हुई। तो इसे जब फर्दर ऑब्जर्व किया गया तो ये देखा गया कि हीट किल एस सेल का डीएनए ट्रांसफॉर्म होकर आर सेल में चला गया और उसने वहाँ जाके पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन की, जिसकी वजह से वो विरुलेंट हो गया। उसने माउस में इन्फेक्शन कॉज किया और माउस की डेथ हो गई। क्योंकि लिविंग आर सेल्स में पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन की वजह से माउस का इम्यून सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाया और उसकी वजह से आर सेल्स ने उसके अंदर इन्फेक्शन कॉज किए, जिससे माउस की डेथ हो गई। क्योंकि हीट किल एस सेल्स तो दोबारा से लाइव नहीं हो सकता, इसलिए इसमें यही रिजल्ट निकला कि हीट किल एस सेल्स में से डीएनए ट्रांसफॉर्म होकर आर सेल में चला गया। वहाँ जाके उसने पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन की और आर सेल्स विरुलेंट हो गए। अब यही चीज़ हमने ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में देखी थी कि जब बैक्टीरिया सेल की डेथ होती है तो बैक्टीरिया रप्चर होता है, और जब बैक्टीरिया रप्चर होता है तो उसका डीएनए उसके अंदर से फ्री इन्वायरमेंट में लीक आउट हो जाता है। तो उस डीएनए को हम कहते हैं नेकेड डीएनए। अब जब ये नेकेड डीएनए दूसरे बैक्टीरिया सेल के अंदर एंटर होता है, उसके डीएनए के साथ इंटीग्रेट करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब यही चीज़ यहाँ पे हुई है। जब एस सेल्स को हीट किल किया गया तो बैक्टीरिया की डेथ हो गई। फिर जब फ्रेडी ग्रिफ ने कल्चर मीडिया रेडी किया और उसमें हीट किल एस सेल्स को डाला तो बैक्टीरिया में से डीएनए लीक आउट हो गया, फ्री इन्वायरमेंट में चला गया, बेसिकली कल्चर मीडिया में एंटर हो गया। और फिर जब कल्चर मीडिया में आर सेल्स डाले गए तो ये नेकेड डीएनए आर सेल्स बैक्टीरिया में एंटर हुए। वहाँ पे जाके उन्होंने डीएनए के साथ इंटीग्रेट किया, जिसकी वजह से जेनेटिक अल्टरेशन हुई, वहाँ पे पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन हुई, बेसिकली वहाँ पे कैप्सूल की फॉर्मेशन हुई। और आर सेल्स में कैप्सूल की फॉर्मेशन की वजह से होस्ट का इम्यून सिस्टम, जो कि यहाँ पे माउस है, वो आर सेल्स को डिटेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आर सेल्स ने होस्ट के अंदर इन्फेक्शन कॉज किया और माइस की डेथ हो गई। अब हम इस प्रोसेस का एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेडी ग्रिफ ने माइस को एस स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया से इन्फेक्ट किया। इससे ब्लड पॉइजनिंग की वजह से माइस की डेथ हो गई। फिर इसके बाद दूसरे स्टेप में उन्होंने सिमिलर माइस को आर स्ट्रेन ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से इन्फेक्ट किया। अब इस बैक्टीरिया में पॉलीसेकेराइड कोट नहीं था, जिसकी वजह से नॉन विरुलेंट था, और नॉन विरुलेंट होने की वजह से माइस की डेथ नहीं हुई। तो इससे ये रिजल्ट निकला कि बैक्टीरिया की विरुलेंसी के लिए आउटर कोट होना नेसेसरी है। फिर इसके बाद थर्ड स्टेप में फ्रेडी ग्रिफ ने ये देखने के लिए कि क्या पॉलीसेकेराइड का इटसेल्फ कोई टॉक्सिक इफेक्ट होता है या नहीं, उन्होंने डेड एज स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट किया। इससे माइस हेल्दी रहा, जिसका ये मतलब हुआ कि कोट का इटसेल्फ कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होता। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप में उन्होंने डेड एज स्ट्रेन और लाइव कोटलेस आर बैक्टीरिया का मिक्सचर माइस में इंजेक्ट किया। अब ये दोनों स्ट्रेन्स इटसेल्फ हार्मलेस है, लेकिन इससे माइस में डिजीज सिम्टम्स की डेवलपमेंट हुई, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो गई। और जब इसका टेस्ट किया गया तो डेड माइस के ब्लड में लार्ज नंबर ऑफ लाइव विरुलेंट एस बैक्टीरिया देखे गए। तो इसका ये रिजल्ट निकला कि जब मिक्सचर में लाइव आर बैक्टीरिया और डेड एस बैक्टीरिया को डाला गया तो डेड एस बैक्टीरिया का पॉलीसेकेराइड कोट लाइव आर बैक्टीरिया में चला गया, जिसने कोटलेस आर बैक्टीरिया को परमानेंटली विरुलेंट एस वैरायटी में ट्रांसफॉर्म कर दिया।
और इस प्रोसेस को उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन कहा। तो इसकी यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, द ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड अल्टरिंग द जेनेटिक मेकअप ऑफ द रेसिपेंट सेल इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपेरिमेंट तो हो गया, लेकिन इसमें एक चीज़ अनडिस्कवर रही कि कौन सा एजेंट है जो स्ट्रेप्टोकोकस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। अब 1944 तक ये चीज़ अनडिस्कवरी रही कि कौन सा एजेंट है जो स्ट्रेप्टोकोकस को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। फिर 1944 के बाद ऑसवर्ल्ड एवरी और उसके कुछ कोलीग ने एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहा। अब इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस मतलब कि हीट किल एस्ट्रेन बैक्टीरिया और लाइव आर स्ट्रेप्टोकोकस लाइव आर स्ट्रेन बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया और उसमें से प्रोटीन को रिमूव कर लिया। ये उन्होंने कैसे किया, उन्होंने मिक्सचर में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स डाले, जिससे प्रोटीन को उन्होंने डाइजेस्ट कर लिया और उन्हें 99.98% प्रोटीन की प्योरिटी मिल गई। अब ये उन्होंने क्यों किया था, ये देखने के लिए कि क्या प्रोटीन वो एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कर रहा है या फिर कोई और एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ, इससे माइस की डेथ हो गई, जिसका ये मतलब हुआ कि प्रोटीन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा। फिर इसके बाद उन्होंने दोबारा से एक मिक्सचर प्रिपेयर किया, उसमें उन्होंने आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को डाला ताकि वो आरएनए को रिमूव कर सके और उस मिक्सचर को माइस में इंजेक्ट कर दिया। इससे भी माइस की डेथ हो गई, जिसका ये मतलब हुआ कि आरएनए भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फिर लास्ट पे उन्होंने डीएनए को रिमूव करने के लिए मिक्सचर में डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम्स को ऐड किया। अब इससे क्या हुआ, इससे माइस की डेथ नहीं हुई, जिसका ये मतलब हुआ कि डीएनए वो एजेंट है जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस कर रहा है। अब इस प्रोसेस को हम डायग्राम से भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास डोनर सेल के डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, मतलब कि जो डेड स्ट्रेन बैक्टीरिया उसके डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं, और ये हमारे पास रेसिपेंट सेल है, मतलब कि लाइव आर बैक्टीरिया सेल। अब जब ये रेसिपेंट सेल डोनर सेल के डीएनए फ्रेगमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, तो ये डीएनए फ्रेगमेंट रेसिपेंट सेल के डीएनए के साथ इंटीग्रेट होता है और उसके जेनेटिक मेकअप को अल्टर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन होने लगती है और रेसिपेंट सेल विरुलेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें हम कॉम्पिटेंसी के बारे में देखते हैं। तो बैक्टीरिया की वो एबिलिटी जिससे वो इन्वायरमेंट से फ़ौरन डीएनए को एब्जॉर्ब करे और अपने जीनोम में इंसर्ट करे, उसे हम कहते हैं कॉम्पिटेंसी। अब हर बैक्टीरिया में ये एबिलिटी नहीं होती, कुछ में एबिलिटी होती है और कुछ में नहीं होती। कॉम्पिटेंसी की टू डिफरेंट फॉर्म्स हैं, नेचुरल कॉम्पिटेंसी और आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी। कुछ बैक्टीरिया के पास ये नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट से फ़ौरन डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले, जैसे अभी हमने फ्रेडी ग्रिफ एक्सपेरिमेंट के केस में देखा था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के पास ये एबिलिटी होती है। लेकिन कुछ बैक्टीरिया में ये एबिलिटी नहीं होती। उन बैक्टीरिया में जेनेटिक इंजीनियरिंग को परफॉर्म करने के लिए आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी को यूज़ किया जाता है। अब हम इन दोनों फॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। अब नेचुरल कॉम्पिटेंसी में फॉरेन डीएनए को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी बैक्टीरिया के पास किस तरह से आती है, इसकी क्या रीज़न है, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो हाइपोथेसिस है। इसमें फर्स्ट हाइपोथेसिस ये है कि बैक्टीरिया जानबूझ के अपने जीनोम को मॉडिफाई करने के लिए, जेनेटिक मटेरियल को रीन्यू करने के लिए डीएनए के पीसेस को इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब करते हैं और अपने जीनोम में इंसर्ट करते हैं, ताकि वो इन्वायरमेंट को अच्छे से अडॉप्ट कर सके और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर सके। लेकिन ये कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्शियल है। इसमें अभी भी बहस की जाती है कि बैक्टीरिया जानबूझकर इतना बड़ा स्टेप नहीं उठा सकता। फिर इसके बाद सेकंड हाइपोथेसिस ये है कि कुछ बैक्टीरिया में नेचुरल एबिलिटी होती है कि वो इन्वायरमेंट से डीएनए को एब्जॉर्ब करे, उस डीएनए के पीसेस को सेल में लेके जाए, वहाँ पे उसकी ब्रेकेज करे और उससे न्यूक्लियोटाइड हासिल करे, मतलब एज अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड यूज़ करे। लेकिन अगर बैक्टीरिया किसी अपने जैसे सिमिलर बैक्टीरिया का डीएनए अपने अंदर एब्जॉर्ब करे, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो डीएनए का पीस उनके जीनोम का पीस है या फिर कोई फॉरेन डीएनए का पीस है जो उन्होंने एज अ फूड अपने अंदर एब्जॉर्ब किया है। तो फिर बैक्टीरिया उस डीएनए के पीस को अपने जीनोम के डीएनए के साथ इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे वो डीएनए उनकी एबिलिटी को चेंज करता है, वहाँ पे उसे मॉडिफाई कर देता है और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कर देता है। तो ये नेचुरल कॉम्पिटेंसी का कंसेप्ट है। अब हम आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी देखते हैं कि उसमें क्या होता है। आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी में बैक्टीरिया के पास नेचुरली इन्वायरमेंट से फॉरेन डीएनए को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी नहीं होती। इनमें यह एबिलिटी आर्टिफिशियली लेबॉर्ट्री में डाली जाती है। ये जो प्रोसीजर है ये नेचुरल कॉम्पिटेंसी के कंपैरिजन में ज़्यादा इजी और सिंपल होता है।
अब ये प्रोसेस क्यों किया जाता है? बैक्टीरिया की जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। ह्यूमन के हार्मोन और एंजाइम को बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया जाता है ताकि वो वहाँ जाके एक्टिव हो जाए और प्रोटीन और हार्मोन्स को प्रोड्यूस करे जिसे ह्यूमन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जा सके। फॉर एग्जांपल इंसुलिन। ये चीज़ हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि किस तरह से ये प्रोसेस किया जाता है। अब आर्टिफिशियल कंपिटेंसी के दो मेथड्स होते हैं, चिलिंग एंड हीट शॉकिंग और इलेक्ट्रोपोरेशन। इन मेथड्स में प्लाज्मिड और लीनियर डीएनए को जीन के साथ अटैच करवाया जाता है। अब चिलिंग और हीट शॉकिंग के प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में सबसे पहले बैक्टीरिया कल्चर के टेम्परेचर को लो किया जाता है, तकरीबन 4 सेंटीग्रेड तक। फिर वहाँ पे डाइवेलेंट कटायन जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करवाया जाता है। इसी दौरान मिक्सचर में प्लाज्मिड डीएनए को इंक्यूबेट किया जाता है और वहाँ का टेम्परेचर एकदम से इंक्रीज़ कर दिया जाता है 42 सेंटीग्रेड तक, तकरीबन 30 टू 120 सेकेंड्स तक। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होता है? इससे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर रप्चर होने लगता है, वहाँ पे पोर्स बनने लगते हैं जिससे प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया में एंटर हो जाता है और फिर टेम्परेचर को दोबारा से नॉर्मल कर दिया जाता है। इस मेथड से खास तौर पर सर्कुलर प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया में एंटर होता है। लीनियर डीएनए इस मेथड से ज़्यादातर एंटर नहीं होता बैक्टीरिया में। फिर इस प्रोसेस में जब मिक्सचर के टेम्परेचर को नॉर्मल किया जाता है तो तब बैक्टीरिया अपने सेल के स्ट्रक्चर को रिपेयर कर लेता है। लेकिन तब तक जो प्लाज्मिड डीएनए हम बैक्टीरिया में इंसर्ट करना चाहते हैं वो इंसर्ट हो चुका होता है। तो इस तरह से बैक्टीरिया को भी नहीं इफेक्ट होता और हमारा जो रिक्वायर्ड प्लाज्मिड डीएनए होता है वो भी बैक्टीरिया में इंसर्ट हो जाता है। फिर इसके बाद सेकंड मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक करंट और पोरेशन मतलब के पोर्स। तो इस प्रोसेस में बैक्टीरिया के मिक्सचर में 100 टू 200 वोल्ट इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है। इससे बैक्टीरिया सेल के सरफेस पे स्ट्रक्चर पे पोर्स बन जाते हैं, होल्स बन जाते हैं जिससे प्लाज्मिड डीएनए उनमें एंटर हो जाते हैं और फिर जब मिक्सचर में इलेक्ट्रिक करंट को ख़त्म किया जाता है तो तब बैक्टीरिया खुद को रिपेयर कर लेते हैं। तो ये भी एक मेथड है आर्टिफिशियल कंपिटेंसी का। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लेक्चर में हमने ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया को डिस्कस किया है। इसमें हमने देखा है ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जीन एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में नेकेड डीएनए के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। इसमें जब बैक्टीरिया फ्री इन्वायरमेंट से नेकेड डीएनए को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, अपटेक करता है और वो नेकेड डीएनए बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके इंटीग्रेट करता है, वहाँ पे जेनेटिक अल्टरेशन करता है, उसको मॉडिफाई करता है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। फिर इसके बाद हमने ट्रांसफॉर्मेशन की डिस्कवरी देखी, इसके एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया। इसके बाद फिर हमने मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस किया जिसमें हमने दो फॉर्म्स की कॉम्पिटेंसी देखी, नेचुरल कॉम्पिटेंसी और आर्टिफिशियल कॉम्पिटेंसी। तो ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का लास्ट मेथड था। फर्स्ट टू मेथड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके वो लेक्चर ले सकते हैं। और अगर आप वो लेक्चर ले चुके हैं तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कॉन्जुगेशन और ट्रांसडक्शन में जेनेटिक मटेरियल किस तरह से ट्रांसफ़र होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और अगर आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।